जरा इसका रंग तो देखो। इससे कौन शादी करेगा? ये लड़की नहीं, बोझ है घर पर। इसका रिश्ता इंसान से नहीं, किसी और से करना पड़ेगा। सुन लो सब, कल इस लड़की की शादी कौवे से होगी। पुराने वक्त की बात है। एक बहुत ही शांत, हरा भरा और खूबसूरत गांव हुआ करता था। इस गांव की आबोहवा में एक अलग ही ताजगी थी। वहां के रहने वाले लोग बहुत ही सादी और बिना किसी दिखावे वाली जिंदगी जीते थे। उन लोगों के पास रहने के लिए कोई बड़े बड़े पक्के मकान नहीं थे, ना ही उनके पास कोई महंगी सवारियां थीं, लेकिन उनके चेहरों पर जो सुकून था वह कमाल का था। सुबह होते ही किसान अपने खेतों की तरफ निकल जाते, औरतें अपने घरों के कामकाज में लग जातीं और बच्चे गांव की कच्ची पगडंडियों पर खेलते नजर आते। किसी के भी मन में एक दूसरे से आगे निकलने की या जलन की कोई बात नहीं थी। सब अपनी अपनी मेहनत की कमाई खाते और खुशी से रहते थे। इसी गांव के बिल्कुल आखिरी किनारे पर एक छोटा सा कच्चा घर था। यह घर कच्चा जरूर था, लेकिन इसकी साफ सफाई इतने अच्छे से की जाती थी कि यह हमेशा चमकता रहता था। यह घर समीना नाम की एक बुजुर्ग औरत का था। समीना की उम्र अब ढलने लगी थी। जिंदगी की फिक्र और मेहनत ने उसके चेहरे और हाथों पर झुर्रियां डाल दी थीं, लेकिन उसकी हिम्मत किसी से कम नहीं थी। समीना के पति कई साल पहले ही इस दुनिया से चले गए थे। उस वक्त से लेकर आज तक समीना ने दिन रात एक करके गांव वालों के कपड़े सिलकर अपनी दोनों बेटियों को पाला था। उसकी पुरानी सिलाई मशीन की आवाज रात रात भर गूंजती रहती थी, ताकि उसकी बेटियों को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। समीना की दो बेटियां थीं, मुस्कान और महविश। दोनों एक ही छत के नीचे पली बड़ी थीं, लेकिन दोनों की शक्ल सूरत, उनका मिजाज और उनकी सोच एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। बड़ी बेटी मुस्कान का रंग बहुत ज्यादा सांवला था। इतनी सांवली कि गांव के कुछ बुरे लोग उसे उसके नाम से बुलाने के बजाय उसके रंग को लेकर ताने मारते थे। बचपन से ही मुस्कान ने अपने सांवले रंग की वजह से लोगों की बहुत कड़वी बातें सुनी थीं। कोई उसे देखते ही चिढ़ाता, तो कोई कह देता कि इसकी शादी तो कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन मुस्कान ने कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं दिया। वह अंदर से बहुत ही शांत, समझदार और बेहद मेहनती लड़की थी। उसके दिल में किसी के लिए कोई मैल नहीं था। घर का सारा काम, झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, खाना बनाना और दूर नदी से पानी भरकर लाना, सब मुस्कान ही करती थी। इसके बाद भी वह अपनी माँ के पास बैठकर सिलाई के काम में हाथ बंटाती थी। वह चुपचाप सब कुछ सह लेती थी। दूसरी तरफ थी छोटी बेटी महविश। महविश दिखने में इतनी ज्यादा गोरी और खूबसूरत थी कि जो भी उसे एक बार देख लेता, वह देखता ही रह जाता। लेकिन उसकी इस खूबसूरती ने उसे बहुत ही ज्यादा घमंडी बना दिया था। महविश को अपने गोरे रंग पर इतना गुरूर था कि वह गांव के बाकी सब लोगों को अपने से नीचा समझती थी। घर का कोई काम करना तो दूर, वह अपनी जगह से उठकर पानी भी खुद नहीं पीती थी। सारा दिन बस आईने के सामने बैठकर अपने बाल संवारना, खुद को निहारना और नए नए कपड़े पहनना ही उसका काम था। जब भी माँ कहती, बेटा महविश, तू भी थोड़ा अपनी बड़ी बहन का हाथ बंटा लिया कर, वह सुबह से शाम तक काम करती है, तो महविश मुंह बनाकर कहती, माँ, मैं यह बर्तन घिसने और झाड़ू लगाने के लिए पैदा नहीं हुई हूं। अगर मैं काम करूंगी तो मेरे हाथ खुरदुरे हो जाएंगे, मेरा गोरा रंग मुस्कान की तरह काला पड़ जाएगा। मैं तो किसी बहुत बड़े घर की रानी बनूंगी। माँ यह सुनकर बस एक लंबी ठंडी सांस लेकर रह जाती। उसी घर में समीना की एक बड़ी बहन भी रहती थी, जिसे सब खाला कहते थे। खाला का मिजाज बहुत ही कड़वा था। उन्हें हमेशा से महविश बहुत पसंद थी और मुस्कान से वह हमेशा बिना वजह चिढ़ती रहती थी। एक दिन समीना अपनी मशीन पर बैठी थी और उसके चेहरे पर बहुत फिक्र नजर आ रही थी। खाला उसके पास आकर बोली, क्या बात है समीना, आज मशीन भी धीरे चल रही है और तेरा चेहरा भी उतरा हुआ है। समीना ने कहा, आपा, बस बच्चियों की फिक्र खाई जा रही है। दोनों बड़ी हो गई हैं। सोचती हूं कि किसी अच्छे घर में इनकी शादी तय हो जाए तो मैं भी चैन की सांस लूं। खाला ने तुरंत ताना मारते हुए कहा, शादी? अरे तू क्यों अपनी उम्र उस छोटी वाली के चक्कर में बर्बाद कर रही है? मैं तो कहती हूं मुस्कान की उम्मीद छोड़ दे। उसका रंग देखा है तूने? कौन करेगा उस काली से शादी? उसके चक्कर में हमारी महविश की उम्र भी निकल जाएगी। महविश इतनी सुंदर है कि उसके लिए तो अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। तू बस महविश की शादी कर दे और उस मुस्कान को इसी घर में बर्तन मांजने के लिए छोड़ दे।
ये सारी बातें मुस्कान दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। खाला का हर एक लफ्ज उसके दिल में तीर की तरह चुभ रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसने अपनी सिसकियां बाहर नहीं आने दी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और चाय लेकर अंदर आ गई। चाय देखकर खाला ने मुंह बनाया और उठी। लो, सुबह सुबह इस मनहूस की शक्ल देख ली। अब तो पूरा दिन ही खराब जाएगा। समीना ने मुस्कान की लाल आंखें देखी। उसने प्यार से अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी बच्ची, तू इन बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मान। मेरी नजर में मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। जब तक तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से तय नहीं हो जाती, मैं महविश की शादी नहीं करूंगी। अगली सुबह मुस्कान बहुत जल्दी उठ गई। गांव में पानी का कोई और इंतजाम नहीं था। सबको नदी से पानी भरकर लाना पड़ता था। दिन के वक्त वहां औरतों की बहुत भीड़ हो जाती थी और लोग मुस्कान को देखकर ताने मारते थे। इसलिए मुस्कान हमेशा सूरज निकलने से पहले ही पानी ले आती थी। उस दिन जब वह नदी किनारे पहुंची तो हल्की हल्की ठंड थी और धुंध छाई हुई थी। मुस्कान मटके में पानी भर ही रही थी कि गांव की एक औरत वहां आ गई और ताना मारते हुए बोली, अरे मुस्कान, आज तो बड़ी जल्दी आ गई। मुस्कान ने नरमी से कहा, हाँ चाची, बाद में भीड़ हो जाती है, इसलिए सोचा जल्दी पानी भर लूं। औरत जोर से हंसी। मुझसे मत छुपा मुस्कान, तू इसलिए जल्दी आती है ताकि तुझे ताने ना सुनने पड़े। आखिर सब जानते हैं कि तेरी बहन हीरे का टुकड़ा है और तू बिल्कुल कोयले जैसी। यह सुनकर मुस्कान का गला भर आया। उसने मटका उठाया और बिना कुछ कहे वहां से तेज कदमों से चल पड़ी। रास्ते भर उसके आंसू पानी में गिरते रहे। वह सोच रही थी कि रंग सांवला होना क्या इतना बड़ा जुर्म है। रोते रोते वह घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में एक बड़े पेड़ के नीचे उसे एक कौवे का बहुत छोटा सा बच्चा मिला। वह ठंड से बुरी तरह कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को घोंसले से गिर गया हो। अपने दुख भूलकर मुस्कान उस परिंदे के पास गई। उसने अपना भारी मटका जमीन पर रखा और बहुत ही प्यार से उस कौवे को हाथों में उठा लिया। उसका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। मुस्कान ने तुरंत अपना दुपट्टा निकाला और उसे लपेट लिया। बेचारा नन्हा सा परिंदा मेरी तरह ही अकेला है, मुस्कान ने कहा और उसे घर ले आई। घर पहुंचकर उसने कौवे को एक साफ कपड़े पर रखा, थोड़ा सा दूध गर्म किया और रोटी के छोटे छोटे टुकड़े उसे खिलाए। कौवे की जान में जान आई। तभी महविश वहां आ गई और मुंह सिकोड़ते हुए चिल्लाई, ये क्या है मुस्कान? अब यह जानवर पालने का शौक भी पाल लिया। इस गंदे से परिंदे को अभी बाहर फेंक। मुस्कान ने शांति से कहा, यह अभी बहुत छोटा है, बीमार है। बाहर छोड़ दूंगी तो कुत्ते बिल्ली मार देंगे। जब उड़ने लायक हो जाएगा तो मैं खुद इसे आजाद कर दूंगी। महविश पैर पटकते हुए चली गई। दिन बीतते गए और मुस्कान की देखभाल से कौवा बिल्कुल ठीक हो गया। अब वह उड़ सकता था, लेकिन वह कहीं गया नहीं। वह हमेशा मुस्कान के साथ ही रहता। जब मुस्कान चूल्हे पर खाना बनाती तो वह उसके कंधे पर बैठ जाता। मुस्कान को पहली बार ऐसा लगा जैसे उसका कोई अपना सच्चा दोस्त बन गया है, जो उसे रंग की वजह से नहीं आंकता। कुछ दिन बाद मुस्कान को देखने के लिए लड़के वाले आए। खाला ने चालाकी से महविश को भी खूब सजा संवार कर उसी कमरे में बैठा दिया। जब लड़के वालों ने मुस्कान को देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन महविश को देखते ही उन्होंने कहा, हमें यह काली लड़की पसंद नहीं है। अगर आप अपनी छोटी बेटी का रिश्ता दें तो हम आज ही हां कर देंगे। समीना ने साफ मना कर दिया कि पहले बड़ी बेटी की शादी होगी। लड़के वाले बिना चाय पिए चले गए। उस रात घर में बहुत बड़ा तमाशा हुआ। खाला और महविश ने मुस्कान को खूब ताने मारे। महविश ने चिल्लाकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरे अच्छे अच्छे रिश्ते जा रहे हैं। तुम इस घर से कहीं दूर क्यों नहीं चली जाती? इन बातों से मुस्कान अंदर तक टूट गई और उस रात उसे बहुत तेज बुखार आ गया। वह अपनी चारपाई पर लेटी हुई चुपचाप रो रही थी। तभी वह कौवा उड़कर आया और उसके तकिए के पास बैठ गया। उसने अपनी चोंच से मुस्कान के बालों को सहलाया। तभी उस कमरे में एक साफ आवाज गूंजी, तुम अकेली नहीं हो मुस्कान, मैं तुम्हारे साथ हूं। मुस्कान एकदम चौंक गई। कमरे में कोई इंसान नहीं था। फिर कौवे ने अपना मुंह खोला और इंसानों की तरह बोला, हाँ मुस्कान, मैं बोल सकता हूं। मैं तुम्हारी बात सुन और समझ सकता हूं। मैं कोई आम परिंदा नहीं हूं। मुस्कान को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन कौवे की मीठी आवाज बिल्कुल सच थी। मुस्कान के दिल का सारा बोझ जैसे हवा हो गया और उस रात वह सुकून की नींद सोई। उधर शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी हवेली थी। वहां के चौधरी साहब का बहुत रुतबा था। उनका इकलौता बेटा आसिफ बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ
अच्छे दिल का भी था। उसे दिखावा पसंद नहीं था और वह अक्सर सादे कपड़े पहनकर आम लोगों के बीच घूमता था। चौधरी साहब उसकी शादी किसी बड़े घर में करना चाहते थे, लेकिन आसिफ को बाहरी खूबसूरती से ज्यादा एक अच्छे दिल की तलाश थी। एक दिन आसिफ गरीब किसान के कपड़े पहनकर मुस्कान वाले गांव में घूमते हुए उसी नदी के किनारे पहुंचा। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज आंधी चलने लगी। धूल के बीच उसे एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक लड़की, जिसके कंधे पर बड़ा सा काला कौवा बैठा है, वह उस कौवे से बातें कर रही है। आंधी की वजह से आसिफ उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन उस आवाज ने उसके दिल पर गहरा असर किया। ये लड़की कोई और नहीं, बल्कि वही काली लड़की मुस्कान और उसका कौवा थे। अगले कुछ दिनों तक आसिफ उसी गांव में उस लड़की को ढूंढता रहा। एक दिन वह समीना के घर के सामने से गुजरा। महविश घर के आंगन में बाल संवार रही थी और मुंडेर पर वह काला कौवा बैठा था। महविश ने आसिफ को देखकर उसकी चाल ढाल से पहचान लिया कि यह कोई आम किसान नहीं है। उसने उसे पानी पिलाने के बहाने अंदर बुलाया। आसिफ ने जब कौवे के बारे में पूछा तो महविश ने तुरंत झूठ बोल दिया। हाँ, वो कौवा मेरा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। आसिफ ने पूछा, क्या उस दिन नदी किनारे तुम ही गुनगुना रही थी? महविश ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। आसिफ को लगा कि उसकी तलाश पूरी हो गई। उसने सोचा कि महविश की बाहरी खूबसूरती और दिल दोनों एक जैसे हैं। आसिफ खुशी खुशी वापस गया और उसने महविश से शादी की इच्छा जताई। जब चौधरी साहब के लोग रिश्ता लेकर आए तो खाला और महविश की खुशी का ठिकाना नहीं था। महविश ने मुस्कान को ताना मारते हुए कहा, देख ले, तू बर्तन मांजने के लिए है और मैं चौधरी की बहू बनूंगी। लेकिन समीना अपनी शर्त पर अड़ी रही कि जब तक मुस्कान की शादी नहीं होगी, महविश की विदाई नहीं होगी। महविश ने एक चाल चली। उसने आसिफ के पास जाकर भोली बनकर कहा, मेरी बहन सांवली है, उसके लिए रिश्ते नहीं आते। आप ही कोई भी लड़का ढूंढ दीजिए ताकि हमारी शादी में रुकावट ना आए। आसिफ को लगा कि महविश अपनी बहन की फिक्र कर रही है। उसके आदमियों ने गांव के बाहर रहने वाले एक बहुत गरीब लड़के हसीब को ढूंढ निकाला। हसीब की एक टांग खराब थी और वह जंगल से फूल तोड़कर बेचता था। हसीब शादी के लिए मान गया। शादी का दिन आ गया। महविश को कीमती जेवरों और रेशमी कपड़ों से सजाया गया, जबकि मुस्कान एक मामूली से लाल जोड़े में तैयार हुई। कौवा छत पर बैठा था। वह आसिफ को सच बताना चाहता था, लेकिन महविश ने अपने लोगों को पत्थर लेकर खड़ा कर दिया था। कौवा बस तड़प कर रह गया। एक ही दिन दोनों बहनों की शादी हुई। विदाई के वक्त महविश शानदार पालकी में बैठी और मुस्कान पर घमंडी नजर डालते हुए बोली, मुस्कान, अब तू अपनी झोपड़ी में रहना और मैं महल में। मुस्कान ने रोते हुए अपनी मां को गले लगाया और हसीब के साथ पैदल ही उसकी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ चल दी। और वह कौवा, वह भी मुस्कान के पीछे पीछे उड़ता हुआ उसके नए और गरीब घर की तरफ चल पड़ा। जब मुस्कान अपने पति हसीब के साथ उसकी झोपड़ी में पहुंची तो वहां का नजारा बहुत ही उदास कर देने वाला था। झोपड़ी की छत पर सिर्फ सूखी घास फूस पड़ी थी, जमीन पर एक पुरानी चटाई बिछी थी और घर में खाने के नाम पर बस मुट्ठी भर अनाज था। हसीब ने जब मुस्कान को देखा तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने नजरें झुकाकर कहा, मुझे माफ करना मुस्कान, मैं तुम्हें रहने के लिए कोई महल नहीं दे सकता। मैं एक बहुत ही गरीब फूल बेचने वाला हूं और मेरी एक टांग भी खराब है। मुस्कान ने अपने आंसू पोंछे और हसीब की तरफ देखकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी। कोई बात नहीं हसीब, महलों में रहने से ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान का दिल अच्छा हो। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और जो भी रूखा सूखा मिलेगा उसे खुशी खुशी खा लेंगे। मुस्कान की यह सादगी और समझदारी देखकर हसीब को बहुत हिम्मत मिली। वह काला कौवा भी उड़कर झोपड़ी के एक कोने में बैठ गया। वह अपनी दोस्त मुस्कान को इस हाल में देखकर दुखी तो था, लेकिन वह जानता था कि अभी सच बताने का सही वक्त नहीं आया है। शुरू के कुछ दिन बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरे थे। हसीब रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल जाता, जंगली फूल तोड़ता और फिर गांव गांव जाकर उन्हें बेचता। मुस्कान घर को साफ रखती, चूल्हा जलाती और हसीब जो भी लाता उसे खुशी से बना लेती। कई बार उनके पास सिर्फ एक ही वक्त का खाना होता था, लेकिन मुस्कान ने कभी अपने हालात की शिकायत नहीं की। उसने अपनी मां की दी हुई पुरानी सिलाई मशीन निकाली और गांव वालों के फटे पुराने कपड़े सिलकर थोड़ी बहुत कमाई करने लगी। वक्त पंख लगाकर उड़ने लगा। शादी को कई साल बीत गए। मुस्कान और हसीब का एक बहुत ही प्यारा सा बेटा हुआ, जिसका नाम उन्होंने साहिल रखा। साहिल की आंखें बिल्कुल अपनी मां
मुस्कान जैसी शांत थीं। अब वह कौवा साहिल का भी पक्का दोस्त बन गया था। वह दिन भर साहिल के आसपास फुदकता, उसके साथ खेलता और अपनी आवाजों से उसे हंसाता रहता। लेकिन इसी बीच उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गईं। हसीब जिस जगह से फूल तोड़कर लाता था, वहां के लोगों ने सारे पेड़ कटवा दिए और पक्के मकान बनने शुरू हो गए। हसीब का काम पूरी तरह से छिन गया। गरीबी ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। कई कई दिन ऐसे निकलते कि घर में चूल्हा तक नहीं जलता था। एक दिन हसीब जंगल के दूसरे हिस्से में फूल ढूंढने गया ताकि कुछ पैसे कमा सके और साहिल के लिए खाना ला सके। लेकिन सूखी झाड़ियों के बीच छिपे एक जहरीले सांप ने हसीब के उसी पैर पर काट लिया जो पहले से खराब था। हसीब दर्द से वहीं गिरकर चीख पड़ा। इत्तेफाक से कौवा भी उस दिन हसीब के पीछे पीछे गया था। जैसे ही उसने हसीब को गिरते देखा, वह जोर जोर से आवाजें निकालता हुआ सीधा झोपड़ी की तरफ भागा। मुस्कान कौवे की घबराहट देखकर समझ गई कि हसीब किसी मुसीबत में है। वह भागकर जंगल पहुंची। गांव वालों की मदद से हसीब को घर लाया गया और जड़ी बूटियों से उसका इलाज हुआ। हसीब की जान तो बच गई, लेकिन सांप के जहर की वजह से उसकी खराब टांग पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। अब वह बिस्तर से उठने के लायक भी नहीं रहा। घर का अकेला कमाने वाला इंसान अब चारपाई पर पड़ गया था। झोपड़ी में खाने का एक दाना भी नहीं बचा था। छोटा सा साहिल भूख के मारे रोता रहता। मुस्कान उसे सिर्फ पानी पिला पिलाकर सुलाने की कोशिश करती। कौवा कहीं से रोटी का छोटा टुकड़ा या कीड़े ले आता, लेकिन उससे एक इंसान के बच्चे का पेट कैसे भरता? एक रात हसीब अपनी बेबसी पर फूट फूट कर रोया। उसने मुस्कान का हाथ पकड़कर कहा, मुस्कान, मेरी वजह से तुम और हमारा बच्चा भूखे मर रहे हो। तुम अपनी बहन महविश के पास हवेली चली जाओ। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उससे कोई मदद मांग लो या कम से कम उसके घर में कोई काम ही मांग लो, ताकि हमारे साहिल को तो 2 वक्त की रोटी मिल सके। मुस्कान ने तुरंत हाथ छुड़ा लिया। नहीं हसीब, मैं भूख से मर जाऊंगी, लेकिन उस हवेली के दरवाजे पर नहीं जाऊंगी। महविश ने मेरे साथ जो भी किया है वह मैं भूली नहीं हूं। लेकिन अगली सुबह जब साहिल भूख के मारे बेहोश होने लगा, तो मुस्कान ने रोते हुए फैसला किया कि वह अपनी बहन की हवेली जाएगी। फटे पुराने कपड़े पहने और नंगे पैर मुस्कान भारी मन से शहर की तरफ चल पड़ी। कौवा भी उसके कंधे पर बैठ गया। आसिफ की हवेली किसी बड़े महल जैसी थी। मुस्कान डरते डरते दरवाजे पर पहुंची। पहरेदारों ने उसे भिखारी समझकर रोकना चाहा, लेकिन जब उसने बताया कि वह मालकिन की बड़ी बहन है, तो वे हंस पड़े। फिर भी उन्होंने अंदर महविश को खबर कर दी। महविश उस वक्त सोने के जेवरों से लदी एक मखमली सोफे पर बैठी जूस पी रही थी। जब उसने सुना कि उसकी बहन भिखारी की तरह दरवाजे पर खड़ी है, तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही घमंडी मुस्कान आ गई। मुस्कान अंदर आई। हवेली की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। महविश ने उसे सिर से पैर तक देखा और ताना मारते हुए कहा, अरे मुस्कान, आज हमारी हवेली का रास्ता कैसे याद आ गया? तेरा वो लंगड़ा पति तुझे खिला नहीं पा रहा क्या? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, महविश, हसीब बिस्तर पर पड़ गया है। मेरा साहिल भूख से तड़प रहा है। मुझे अपनी हवेली में कोई काम दे दे। मैं सारे बर्तन मांज लूंगी, फर्श साफ कर दूंगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा खाना दे देना। महविश को यह सुनकर बहुत मजा आया। उसने अपनी नौकरानी से कहा, आज से ये हमारे घर के सारे गंदे बर्तन मांजेगी और फर्श चमकाएगी। मुस्कान ने अपनी बहन की सारी कड़वी बातें सह लीं और उसी दिन से काम में लग गई। मुस्कान की जिंदगी अब और भी मुश्किल भरी बन गई। वह रोज सुबह उठकर अपनी झोपड़ी का काम करती और फिर कई मील पैदल चलकर हवेली पहुंचती। महविश जानबूझकर उसे सबसे गंदे और मुश्किल काम करवाती। जब शाम होती तो महविश एक पुरानी थैली में रात का बचा हुआ बासी और कई बार खराब हो चुका खाना डाल देती। यह ले, वैसे भी मैं कुत्तों को डालने वाली थी। ले जा अपने शौहर और बेटे के लिए। मुस्कान उस खराब खाने को लाकर गर्म करती ताकि उसकी बदबू कम हो जाए और फिर अपने परिवार को खिलाती। कौवा यह सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता। एक दिन उसने इंसानों की आवाज में मुस्कान से कहा, तुम यह सब क्यों सह रही हो? वह औरत तुम्हारी बहन नहीं, कोई डायन है। मुझे मौका दो, मैं जाकर उसकी आंखें निकाल लूंगा। मुस्कान ने रोते हुए उसे रोका। नहीं, मेरी जो जिंदगी है मैं काट रही हूं। अगर मैं वहां नहीं गई तो मेरा बेटा भूख से मर जाएगा। कुछ दिन बाद हवेली में महविश के बेटे का जन्मदिन था। पूरे गांव और शहर के अमीर लोगों को बुलाया गया था।
तरह तरह के पकवान बन रहे थे। महविश ने मुस्कान से कहा कि उसे सुबह सबसे पहले आकर सारे बड़े बर्तन धोने हैं और दावत के वक्त मेहमानों के सामने नहीं आना है। जब मुस्कान घर पहुंची तो साहिल ने दावत की बात सुनकर कहा, माँ, कल तो खाला के घर बहुत अच्छी दावत है ना। कल तुम मेरे लिए मिठाई और ताजी जलेबी लाना। मैंने बहुत दिन से कुछ मीठा नहीं खाया। मुस्कान के आंसू छलक पड़े। उसने मुंह फेर कर कहा, हाँ बेटा, मैं तेरे लिए जरूर लाऊंगी। अगले दिन हवेली में बहुत शानदार दावत हुई। लोग खूब खाना बर्बाद कर रहे थे। मुस्कान सारा दिन पीछे रसोई में बर्तन धोती रही। रात होने पर जब मेहमान चले गए तो मुस्कान ने हिम्मत करके महविश से कहा, महविश, आज बहुत ताजा खाना और मिठाई बच गई है। मेरे बेटे ने मिठाई मांगी थी। क्या तू मुझे थोड़ा सा ताजा खाना और मिठाई दे सकती है? महविश जोर से हंसी और ताना मारते हुए बोली, ताजा खाना और महंगी मिठाई, वह भी तेरे भिखारी बेटे के लिए। फिर उसने जमीन की तरफ इशारा किया जहां बच्चों ने खाना गिरा दिया था और लोगों के जूते पड़े थे। महविश ने एक पुरानी पन्नी मुस्कान के मुंह पर फेंकी और कहा, जमीन पर जो खाना गिरा है उसे समेट लें और खाली डिब्बों में जो मिठाइयों का चूरा चिपका है उसे खुरच कर ले जा। मुस्कान के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन अपने बेटे की भूख याद करके वह रोते हुए जमीन पर झुकी और मिट्टी में सना हुआ खाना और डिब्बों का चूरा उस पन्नी में भर लिया। महविश यह देखकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कान भारी कदमों से हवेली से निकली। रात बहुत हो चुकी थी और रास्ता घने जंगल से गुजरता था। चलते चलते वह एक पत्थर पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी वहां एक बहुत ही बूढ़ा मुसाफिर आया, जिसके कपड़े धूल से भरे थे और हाथ में लाठी थी। बूढ़े ने पूछा, क्या बात है बेटी, इतनी रात को इस सुनसान जंगल में क्यों रो रही हो? मुस्कान ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, कुछ नहीं बाबा, बस थक गई हूं। मुसाफिर ने कहा, बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूं। क्या तुम अपनी उस थैली में से मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? यह सुनते ही मुस्कान का रोना और तेज हो गया। उसने वह थैली खोल दी और दर्द से चीखते हुए बोली, इसमें खाना नहीं है बाबा, इसमें सिर्फ कचरा और मिट्टी है। फिर उसने रोते रोते अपनी सारी कहानी, महविश का घमंड और अपने बेटे की भूख उस मुसाफिर को बता दी। कौवा भी पेड़ पर बैठा ये बात सुन रहा था। मुसाफिर ने प्यार से मुस्कान के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, लोग महलों में रहकर भी अंदर से कितने गरीब होते हैं और तुम फटे हाल में भी दिल से कितनी अमीर हो। मुसाफिर ने मुस्कान की वह थैली ले ली और अपने झोले से एक दूसरी थैली निकाल कर दी। ये लो और खुशी खुशी घर जाओ। एक माँ की मेहनत और उसके आंसू मिट्टी में नहीं मिलते। ये कहकर मुसाफिर वहां से चला गया। मुस्कान जब झोपड़ी में पहुंची तो साहिल जागा हुआ था। वह भागकर अपनी माँ से लिपट गया। माँ, तुम मेरे लिए मिठाई लाई हो ना? मुस्कान जमीन पर बैठ गई। उसने कांपते हाथों से उस थैली की गांठ खोली। जैसे ही थैली खुली, पूरी झोपड़ी में देसी घी, केसर और ताजे खाने की बेहतरीन खुशबू फैल गई। मुस्कान की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस थैली के अंदर कोई कचरा नहीं था, बल्कि चांदी के छोटे छोटे बर्तनों में ताजा पुलाव, गरम रोटियां और एक सुंदर डिब्बे में बहुत सारी मिठाइयां सजी हुई थीं। साहिल खुशी से उछल पड़ा और जलेबी खाने लगा। हसीब भी हैरान था। मुस्कान रोने लगी। हसीब, ये महविश ने नहीं दिया, उसने तो मुझे मिट्टी वाला खाना ही दिया था। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला, उसी ने मेरी थैली बदल दी। उस रात सबने पेट भरकर अच्छा खाना खाया। अब मुस्कान रोज हवेली जाती, लेकिन रास्ते में उसे वह बूढ़ा मुसाफिर रोज मिलता। कभी वह हसीब के पैर की दवाई देता, कभी ताजे खाने की थैली और कभी सोने के सिक्कों से भरी थैली। देखते ही देखते मुस्कान के हालात पूरी तरह बदल गए। टूटी झोपड़ी की जगह अब एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पक्का मकान बन गया था। हसीब का पैर बिल्कुल ठीक हो गया और वह अपने घर के बाहर बगीचे में ताजे फूल लगाने लगा। मुस्कान ने महविश की हवेली जाना और वहां काम करना छोड़ दिया। जब कई दिन तक मुस्कान हवेली नहीं आई तो महविश को गुस्सा आया। उसने अपने एक नौकर को भेजा कि जाकर उसे बालों से पकड़ कर लाओ। लेकिन जब नौकर वहां पहुंचा तो उसने झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर, ठीक ठाक हसीब और अच्छे कपड़ों में मुस्कान को देखा। नौकर ने दौड़कर हवेली आकर महविश को सब बताया। महविश के हाथ से जूस का गिलास गिरकर टूट गया। जलन के मारे उसने तुरंत अपनी पालकी मंगवाई और मुस्कान के गांव पहुंची। मुस्कान का घर देखकर उसके सीने में आग लग गई। उसने चेहरे पर झूठी हंसी लाकर मुस्कान से पूछा, बहन,
तू रातों रात इतनी अमीर कैसे हो गई? क्या कोई खजाना मिल गया? मुस्कान का दिल बहुत साफ था। उसने महविश को उस बूढ़े मुसाफिर और उस थैली वाली सारी सच्चाई बता दी। महविश के दिमाग में लालच भर गया। अगले दिन उसने एक बहुत बड़ा नाटक किया। उसने अपने महंगे कपड़े और जेवर उतारे, बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने, बालों में मिट्टी डाली और रोते हुए मुस्कान के घर पहुंची। आपा, मुझे बचा लो। आसिफ का सारा काम चौपट हो गया है। हवेली बिक गई है। मुझे अपने घर में नौकरानी रख लो। मुस्कान का दिल पसीज गया। उसने अपनी बहन को गले लगा लिया और कहा, तू पागल है। तू मेरी बहन है। तू यहां आराम से रह। शाम को जब महविश वापस जाने लगी तो मुस्कान ने उसके लिए बहुत अच्छा ताजा खाना पैक किया। लेकिन महविश ने वह खाना जमीन पर फेंक दिया और जिद करते हुए कहा, नहीं, मुझे तो वह सड़ा हुआ मिट्टी वाला खाना ही चाहिए जो तू हवेली से ले जाती थी। वही थैली दे, मेरी वही औकात है। मुस्कान हैरान थी, लेकिन बहन की जिद के आगे उसने खराब खाना एक थैली में डालकर दे दिया। महविश वह थैली लेकर सीधा उसी जंगल की तरफ भागी। बहुत ढूंढने के बाद उसे वह बूढ़ा मुसाफिर पेड़ के नीचे बैठा मिल गया। महविश ने झूठे आंसू बहाते हुए कहा, बाबा, मेरी सगी बहन मुस्कान बहुत जालिम है। मुझसे दिन भर बर्तन मंजवाती है और बदले में यह सड़ा हुआ कचरा खाने को देती है। मेरी मदद करो। कौवा भी डाल पर बैठा यह नाटक सुन रहा था। मुसाफिर ने आंखें खोली। उसने महविश की आंखों में छिपा हुआ भयानक लालच तुरंत पहचान लिया। मुसाफिर की आवाज में इस बार कोई प्यार नहीं था, बल्कि बहुत सख्ती थी। तू झूठ बोल रही है औरत। तेरी बहन मुस्कान का दिल बहुत साफ है और तेरा दिल कोयले से भी ज्यादा काला। तेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी तेरे अंदर लालच की आग जल रही है। महविश अपनी जिद पर अड़ी रही कि वह सच बोल रही है। मुसाफिर ने एक गहरी सांस ली और कहा, जा, तेरा काम हो गया। महविश को लगा कि उसे खजाना मिल गया है। वह खुशी से पागल होकर अपनी थैली लेकर शहर की तरफ भागी। लेकिन जब वह अपनी हवेली के पास पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई आलीशान हवेली नहीं थी, सिर्फ टूटी हुई दीवारें और खंडर था। आसिफ वहीं एक पत्थर पर सिर पकड़े बैठा था। उसके कपड़े भी फटे हुए थे। आसिफ ने जब महविश को देखा तो उसकी आंखों में बहुत नफरत थी। उसने चिल्लाकर कहा, यह सब तुम्हारे लालच और तुम्हारे काले दिल की वजह से हुआ है महविश। मुझे सब पता चल गया है कि तुमने अपनी बहन के साथ कैसा सुलूक किया। तुमने मुझे भी धोखा दिया कि नदी किनारे वाली लड़की तुम हो। दुश्मनों ने हवेली पर हमला करके सब लूट लिया। महविश जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से रोने लगी। जिस खूबसूरती और दौलत पर उसे इतना गुरूर था, आज वह सब खत्म हो चुका था। वह रानी से सीधे भिखारन बन गई थी। आसिफ भी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। अब महविश गांव गांव भटकने को मजबूर थी। उसका रंग मुरझा गया था। जिन लोगों को वह ताने मारती थी, आज वही उसे फटे हाल देखकर मुंह फेर लेते थे। दूसरी तरफ मुस्कान की जिंदगी में सुकून आ गया था। उसने अपनी दौलत का कभी घमंड नहीं किया। वह गांव के गरीब लोगों की मदद करती, जरूरतमंद औरतों को सिलाई मशीनें लाकर देती। मुस्कान, हसीब और साहिल खुशी खुशी रहने लगे। और वह कौवा, वह अब सिर्फ एक परिंदा नहीं, बल्कि उनके परिवार का हिस्सा था।